हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, लेक्चर नंबर 10, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ, सेल रेजिस्टेंस, और जो टॉपिक रहेंगे उसकी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। पहले तो मेरे साथ पहले लिखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल, ईएमएफ सुना होगा आपने, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस सुना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सेल हो गया, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो ये हमारे आज के जो रहेंगे मेनली टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो सारे माय डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, वन बाय वन आज हम स्टडी करते हैं एक्चुअल में है क्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। इज इट क्लियर। अब आपको शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सेल, ईएमएफ, सेल क्या होता है। सेल की अगर मैं बात करूं तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेल है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ सेल, राइट। 10th में पढ़ा है आपने ये फिगर। यहां से करंट जाता है, आई करंट निकलता है सेल से। बात समझ गए। सेल का पहले काम करते हैं कि सेल के फंक्शंस क्या हैं, सेल का वर्किंग क्या है, क्या काम है सेल का। सेल क्या चार्ज प्रोड्यूस करता है? नो। अगर कोई आपको कहता है कि सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है, आप मार्केट से सेल लाए, वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, गलत है ये। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। इज इट क्लियर। तो सेल फिर क्या करता है, आप एक काम करिए, मैं इस सेल को यहां पर लगा रहा हूं बिकॉज आपने ये बहुत बड़ी यूज किया एज अ बैटरी, है ना। बहुत नंबर ऑफ सेल्स आपने लगा दिए, तो मैंने एक सिंपल एक सेल लगा दिया यहां पर। इस सेल का काम क्या है, क्या ये सेल, मान लो कोई रेजिस्टर है, कोई बल्ब है, कुछ भी हो सकता है, ये एनीथिंग। तो मेरे कहने का मतलब है इस सेल का यहां पर वर्किंग क्या है, क्या काम है। मान लो यहां पर की है, मैंने ऑफ किया, फिर इसको ऑन कर दिया, तो सेल ने क्या किया, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सेल क्या कर रहा है, अगर यहां से आई जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं। बात समझे, इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं। अब यहां कहानी बहुत समझने वाली ये है, मैं एक काम करता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को चलो अभी चेंज नहीं करता, कैसा भी कर लो। यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। करंट की डायरेक्शन क्या है, आई की डायरेक्शन रिवर्स है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम कर रहा है, चला रहा है इलेक्ट्रॉन को। चलाने का मतलब क्या हो गया, चला रहा, दौड़ा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। कहां पर, सर्किट के अंदर उसको मूव कराने का काम कर रहा है। ये एक्चुअल में चार्ज को सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, केवल उसको चला रहा है, उसको एक रास्ता दे रहा है कि हाँ, एनर्जी दे रहा है कि इसको यहां से मूव कराने के लिए, मतलब उल्टा जा रहा है ना, तो मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बात समझे। अब ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की। तो मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट, सेल का काम क्या है, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, पहली बात समझ लो। सेल मेंटेन करके रखता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, राइट। सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हिच फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्किट के अंदर। बात समझ गए। ये क्या करता है, सेल उस इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी देता है, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास कोई, मान लो कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग है उसके पास, ठीक है। वो गया एनर्जी लेके, यहां से मानो एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन गया और उसने एनर्जी यहां वेस्ट कर दी। वेस्ट मतलब आपका ये बल्ब हो सकता है, आपका ये फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, वापस आया, एनर्जी खाली करके यहां आ गया। अब एनर्जी उसके पास है नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास, उसको क्या, और अब क्या होगा, यहां जो सेल है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यहां पर सेल उसको क्या देगा, एनर्जी देगा। जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने बैग में भरेगा, फिर यहां से जहां जाएगा और फिर वो उसको वेस्ट कर देगा, फिर वापस से वो यहां पर एनर्जी लूज करके आ जाएगा। फिर यहां से एनर्जी लेगा, फिर यहां से जाएगा, फिर अपनी एनर्जी यहां पर वेस्ट करेगा, या यूज होगी एज अ रोटेटिंग फैन को रोटेट कर देगा, या बल्ब जला देगा, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे टीवी चला देगा।
फिर वो वापस आएगा एनर्जी वेस्ट करके, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ सेल से यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, फिर ये जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या है। वो क्या करता है, एनर्जी लेता है। किससे लेता है? सेल से एनर्जी लेता है। एनर्जी लेने के बाद उसको वेस्ट करता है, हम वेस्ट ही बोलेंगे उसको। वेस्ट कर रहा है, दे रहा है, फिर वो एनर्जी लूज करने के बाद सेल के पास आ रहा है, बोला मुझे एनर्जी दो, एनर्जी दो। एनर्जी लेता है, फिर वो बेचारा जाता है, फिर वो ऐसे ही एनर्जी वेस्ट करता है। समझ में आ गई? तो सेल का काम है एनर्जी देना। सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल और टू द इलेक्ट्रॉन्स, टू द चार्ज। ठीक है, इट डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। बात समझ गए? तो सेल के बारे में अगर कहानी लिखनी हो तो मैं क्या लिखूं बताओ? सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल और टू द चार्ज। तो पहला मैं लिख सकता हूं, अभी मैंने समझाया, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हो गया यहां पर? इलेक्ट्रॉन। किसको एनर्जी देता है ये? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। कोई डाउट? सेकेंड चीज मैंने क्या बोला? सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। सेल डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट? चार्ज। सेल माय डियर स्टूडेंट्स चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल क्या करता है? चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बट चार्ज को मूव घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। घुमाने का काम उसको जरूर करेगा ये, लेकिन चार्ज खुद से निकालेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर नहीं आएंगे। बात समझ गए ना? ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हेल्प करता है। अब वो मूव कराने के लिए हेल्प कैसे करता है, दैट इज अ क्वेश्चन। वो क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया, एनर्जी उसने वेस्ट करके वापस से सेल के पास आया, तो सेल उसको एनर्जी देगा, उसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और उसको यहां से क्रॉस कराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा। एनर्जी देने के बाद ये इस यहां से यहां पहुंच जाएगा, फिर वापस वेस्ट करेगा, फिर सेल के पास आएगा, एनर्जी लूज करने के बाद फिर सेल उसको एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को। तो सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रख रहा है। इन अदर वर्ड्स, सेल क्या कर रहा है? अक्रॉस द टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रख रहा है, ताकि इलेक्ट्रॉन घूम सके इस सर्किट के अंदर। बात समझ गए? ये चार्ज घूम सके। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सेल maintains potential difference. Cell maintains potential difference across the terminals. Across the terminals. ठीक है? Cell maintains a potential difference across the terminals which forces the electron, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है टू मूव इन द सर्किट, ताकि वो सर्किट के अंदर क्या करे? मूव करे। इलेक्ट्रॉन बोल दो या चार्ज बोल दो, ठीक है? दोनों ही चार्ज ही तो, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है ना इसके अंदर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज को वो क्या करता है? फोर्स करता है, ताकि वो घूमे इसके अंदर। किसके अंदर घूमे? सर्किट के अंदर वो घूमे। अगर घूमेगा तभी तो करंट आएगा। हमें तो पड़ा है इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो करंट आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट आएगा ही नहीं। तो आप समझ लो शॉर्टकट में फटाफट, ये सेल है, सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव से करंट जाता है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। यहां लिख देता हूं, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगर मैंने एक सेल बनाया तो पॉजिटिव से करंट जा रहा है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ये तो आसानी वाली बात हो गई, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सेल क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सीधा मान लो किसको? चार्ज को। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ताकि वो मूव करे। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के पास एक बैग है, वो एनर्जी सेल से भरता है और पहुंचता है, यहाँ वेस्ट करता है, वापस उसी सेल के पास एनर्जी लूज करके वापस आता है, फिर सेल उसको एनर्जी भरता है उसके बैग में, फिर वो जाता है, फिर वो यहाँ पर। ऐसा करने से अगर आप नया सेल लाए हो तो वो धीरे धीरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। जितना ये सेल काम करेगा, जितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, धीरे धीरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। बस समझ गए? मतलब सेल खराब हो रहा है, अब ये कह सकते हैं। सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज या इलेक्ट्रॉन। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, बता दिया मैंने पहले। सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स विच फोर्सेज द इलेक्ट्रॉन टू मूव इनटू द सेल। वो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह सेल को इलेक्ट्रॉन को मूव करना होता है। इज इट क्लियर? आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं इसको अभी थोड़ा रिमूव करूंगा बिकॉज मुझे आपका टॉपिक समझाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो
एक काम करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है। क्वेश्चन हमारे माइंड में, आपके माइंड में आया होगा ना कि इलेक्ट्रॉन को सेल एनर्जी दे कैसे रहा है, मतलब ये कोई, बनाता हूं डायग्राम तब क्लियर होगा ये सारी बातें, ठीक है। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहां पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, था क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं, जो क्या करता है, जो कि केमिकल एनर्जी को, केमिकल, माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। बात समझ गए? मान लीजिए मेरे पास, यहां बनाता हूं आराम से, मेरे पास मान लीजिए यहां पर एक इस तरह से है, ठीक है, या ऐसे बना लो इसको, थोड़ा सा ऐसे बना लो, नहीं सही नहीं लग रहा है ना, ऐसे है, मान लो इस तरह से बीकर है, ठीक है। यहां पर क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो बना देते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ये बना दी मैंने इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रोड होती है, ये बना दी मैंने दूसरी इलेक्ट्रोड। अब देखो यहां क्या होता है, यहां गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, डोंट वरी, किसकी बात कर रहा हूं, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर बैटरी नहीं, एक्चुअल में यहां पर मैंने ये लगा दिया। ये जो इलेक्ट्रोड 2 होती है ना, एक इलेक्ट्रोड उसको कहा जाता है कैथोड, एक को बोला जाता है एनोड। लेफ्ट वाला होता है एनोड, ठीक है, राइट वाला होता है कैथोड। अगर याद ना हो ना तो लोन याद कर लो, लोन तो लिया होगा ना कभी किसी से, उस लोन को याद कर लो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी दूर। इज इट क्लियर? कैसे लोन को याद करो? लेफ्ट वाले पे लोन है ना, लोन, लेफ्ट वाले पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट वाले पे, ठीक है, वो एनोड होता है, उसका नाम है एनोड, तो मैंने बोल दिया एनोड है। नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब यहां लगा दो नेगेटिव चार्ज, बाद में बताता हूं कैसे आया। इसका उल्टा देखो, लेफ्ट वाला ये है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, तो ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं हो रहा है, ठीक है। इस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन, दोनों चीजें हो रही हैं लेफ्ट वाले पे, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एनोड उसका नाम है और नेगेटिव वो चार्ज है। उसका उल्टा सारा ये कर दो, राइट वाला कैथोड है, उस पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां मैं बोल देता हूं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है और यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे समझ लो, केमिस्ट्री भी थोड़ी आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ पता होना चाहिए। अब होगा क्या, यहां पर मैं क्या लेने वाला हूं, इलेक्ट्रोलाइट लेने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या? इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मैंने यहां पर ले लिया क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब होने क्या वाला है, अब यहां पर मुझे एक चीज आपको बतानी है, बहुत जरूरी चीज है, वो यहीं पर बताता हूं आपको, ठीक है। मुझे एक चीज बतानी है आपको, वो यहां बताता हूं। अब क्या हुआ, अब देखो यहां पर होने क्या वाला है, यहां इलेक्ट्रॉन्स जमते जाएंगे, मतलब रिएक्शन हो गई, स्टार्ट हो गया यहां पर, मान लो रिएक्शन हो गई शुरू, बात समझ में आई। अब होने क्या वाला है, एक्चुअली सेल ही तो बैटरी का काम कर रहा है ना, बैटरी तो है ये, तो ये 2 टर्मिनल्स हो गए उसके, जैसे हम ये टर्मिनल्स पढ़ते थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो वो हो गए वो टर्मिनल्स, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से करंट निकलता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो करंट कहां से जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमने ये तो पढ़ा, करंट कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव ले जाऊं किसको, भाई पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। बात समझ में आई, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का खेल है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। अब यहां जो एनर्जी गैप है, देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इसको यहां पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, पहले केमिकल जो एनर्जी होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। हीट जब रिलीज होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है कह सकते हैं, हीट रिलीज या एनर्जी बोल देंगे, इट विल बी वेरी बेटर, एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि उसका यहां काम आने वाला है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, उसको नहीं पढ़ना कौन सी हुई, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। क्या हुई, एक्सो मतलब हीट निकली या फिर एनर्जी निकली।
एनर्जी हो गई भाई रिलीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी निकल के रिलीज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, यहां से आराम से जा रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ तो मूव करेगा ही, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। सिंपल सी आउटर सर्किट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, आराम से जा रहा है, आराम से जा रहा है, और यहां पॉजिटिव पे चला गया। अब प्रॉब्लम आएगी यहां पर, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना पड़ेगा या नहीं भाई, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब अब इलेक्ट्रॉन यहां से जर्नी लेके यहां पॉजिटिव पे पहुंचा, अब उसको पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करना है, इधर आना है। ये तो भाई उल्टा नहीं हो रहा, नहीं इलॉजिकल नहीं लग रहा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये कहता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां तो नहीं हो रहा ऐसा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन यहां पर इसको जंप उल्टा करना है, इलॉजिकल ये काम हो रहा है। और ये यहां से यहां जंप करता भी है, 101% जंप करता है। क्यों, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, फिर वापस से इधर जाएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, फिर वो आएगा, फिर यहां पर एनर्जी उसके यहां पर ही वो जगह है सेल के अंदर ही जहां से वो एनर्जी भरता है, अपने झोले में एनर्जी लेता है। बात समझिए, वो जगह सेल के अंदर है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एनर्जी लेकर गया, मान लो एनर्जी लेकर गया, वो यहां उसने वेस्ट कर दी, बल्ब जला दिया। फिर इलेक्ट्रॉन बेचारा आया, थका हुआ, एनर्जी उसकी सारी चली गई, वो यहां आया, और इस जगह पे जब वो क्रॉस करेगा तो उसको एनर्जी दी जाएगी। कौन एनर्जी देगा, एनर्जी देगा एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन हुई सेल के अंदर, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है, जो कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो काम करेगा यहां पर। कैसे, मैं बताता हूं। क्या हुआ यहां पर, एक बैटरी मैकेनिज्म हुआ। क्या हुआ, बैटरी मैकेनिज्म हुआ। बैटरी के अंदर कुछ रिएक्शन हुई, बैटरी मैकेनिज्म बोल दो, उसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई और एनर्जी हुई रिलीज, मतलब एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, तो यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको FB बोलते हैं, मतलब बैटरी का जनरेशन, बैटरी से जनरेट हुआ ये फोर्स है, जो कि केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी थी। केमिकल्स में क्या हुआ, दैट इज बुलबुल कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, या रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगी यहां से यहां मूव कराने के लिए, कि तू भाई चल यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव चल। मतलब जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई किसमें, सेल के थ्रू, वो भारी पड़ गई किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा। लेकिन बैटरी वाला जो एनर्जी रिलीज हुई वो कह रहा है उल्टा, वो भारी पड़ गया इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। वो जो फोर्स FB जिसको बोलते हैं, बैटरी मैकेनिज्म के थ्रू जो फोर्स है, वो कहता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चल, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है कि ये पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक जंप मार जाए, मतलब इसको क्रॉस कर दे और यहां पर आ जाए। बात समझ रहे हो, मतलब जो बैटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हुई वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो चार्ज करती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर आ सके, मतलब इसको क्रॉस कर सके। तो एक्चुअली यहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, किसने दे दी, बैटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू मिल गई उसको एनर्जी। जब बैटरी मैकेनिज्म एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गया, फिर यहां से वो मूव होता हुआ एनर्जी लेके जा रहा है, और यहां पर फिर वेस्ट की उसने, वेस्ट करने के बाद फिर वापस आया वो, फिर वो यहां पर आया, फिर एनर्जी उसकी कम। लेकिन केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही है सेल के अंदर जिसकी वजह से, बैटरी मैकेनिज्म बोला उसको मैंने, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। फिर कौन, सेल। सेल का काम कहाँ आ रहा है, सेल का काम केवल यहां आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन यहां आता है, उसको यहां से यहां पहुंचाना है, उसने एनर्जी दे के भेजना है, उसका बैग भर के भेजना है, एनर्जी देता है, फिर वो जंप करता है, फिर वो एनर्जी जाके यहां वेस्ट करता है, फिर वापस आता है। तो ये एक्चुअल में एनर्जी कौन दे रहा है, ये बैटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू एक फोर्स मिल रहा है जिसको FB बोला है मैंने, ठीक है। और एनर्जी उस केस में हो रही है रिलीज, और ये जो फोर्स है ये है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली बैटरी के द्वारा आया हुआ फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऐसे ऐसे जंप करते रहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो यहां पर एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एनर्जी, gains energy by battery mechanism, by battery mechanism,
शॉर्टकट में समझ लें, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, बिकॉज इसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ, हमने अभी पढ़ा था कि जो सेल करता है, सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करता है। चलो मानते हैं चलाने का काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। सेल का काम कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जब पहुंचा तो यहाँ पर अब उसको जंप करना है, यहाँ से यहाँ आना है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का काम तो उल्टा है, नेचर तो उसका उल्टा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, ये तो इलॉजिकल है। ये बैटरी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, बैटरी मैकेनिज्म के थ्रू एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, जिससे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी की वजह से फोर्स एक जनरेट हो रहा है, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए, और उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब देगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी आ गई, एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब आराम से जाएगा, यहाँ वेस्ट करेगा, वापस आएगा, फिर वही मैकेनिज्म। तो जब तक सेल काम करता रहता है तो हम बोलते हैं सेल जब तक जंप करा रहा है इसको, हम बोलते हैं सेल अच्छा काम कर रहा है। जैसे ही सेल कमज़ोर हो गया, उसने इसको एनर्जी देना बंद कर दिया, तो हम बोलेंगे सेल हमारा ख़राब हो गया, नया मार्केट सेल लेकर आओ। ठीक है, एक काम करिए, अभी इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं बात अपने। तो मैं इसको करता हूँ रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अभी यहाँ रहने देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को चलो थोड़ा सा रहने देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, मतलब अगर बाई चांस कुछ बात करनी होगी तो कर लेंगे। अब बात करते हैं सेल के बारे में, तो बात होगी ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। मान लो आपका रिमोट या आपका कोई भी जो सेल है, मान लो घड़ी में भी सेल होता है ना, वॉच के अंदर, वो सेल हो गया जी खराब। आपने बहुत उसको किया, ठोका, और जाके ऊपर भी ले गए, कहाँ पर, धूप में भी ले गए, और बाद में सेल ने काम करना बंद कर दिया, मार्केट से नया सेल लाना पड़ता है हमें। ठीक है, एक्चुअल में जब आप मार्केट गए तो मार्केट में जो आपने सेल लिया वो कुछ ऐसे होता ना, ऐसे करके, अगर घड़ी का सेल लोगे तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे करके ना, ऐसे होता है। तो वहां पर दे रखा होता है कि इसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बताता हूँ इसके बारे में सारी कहानी, ईएमएफ क्या है। मान लो वहां पर बोल दिया ये 12 वोल्ट का ईएमएफ है इसका, सॉरी नॉट ज़्यादा हो गया, ये तो सेल का 1.5 वोल्ट का ईएमएफ है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ईएमएफ क्या होता है, ये ईएमएफ बताता हूं आपको। मान लो ईएमएफ वो सेल की वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कब का पोटेंशियल डिफरेंस, जब सेल काम ना कर रहा हो, ओपन सर्किट हो। ये सेल है ऐसे पड़ा हुआ है, सॉरी ये सेल है, मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल आया मार्केट से, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैंने यूज नहीं किया हुआ, इट इज नॉट यूज्ड। जब मैंने इसको यूज नहीं किया हुआ तो कोई वायर अटैच नहीं, कुछ अटैच नहीं, लगाया भी नहीं कहीं, ना तो यूज हो रहा है। उस समय इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। बात समझ गए, ईएमएफ। तो मैं लिखता हूं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है, यह होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली फोर्स थोड़ी ना, ये तो हिस्टोरिकल नेम है, उस समय साइंटिस्ट ने दे दिया तो दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ। तो एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम उस समय दिया स्टार्टिंग में। हिस्टोरिकल नेम है तो लिख दो हिस्टोरिकल नेम, ये हिस्टोरिकल नेम है। एक्चुअल में ईएमएफ जो है ये वोल्ट्स में होता है। किस में होता है, ऑब्वियसली पीडी वोल्ट में नहीं होता। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सर्किट, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और सर्किट। ठीक है, और बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये भी तो इलेक्ट्रोड्स इज द टर्मिनल्स, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब इसका क्या कारण है, क्या मतलब कहना चाह रहा हूं मैं, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्या है, मैं अभी समझाता हूं, उसके बारे में पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, across the two terminals, यहां क्या बोल दो, इलेक्ट्रोड्स, ये भी तो टर्मिनल्स ही हैं, यहां इलेक्ट्रोड्स बोल दो। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स और इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल या बैटरी, व्हेन, सेल बोल दो ना, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट में अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि वो ओपन सर्किट है। माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट है। मान लीजिए ये सर्किट ओपन हो गया, इसको भी ओपन कर सकता हूं ना मैं,
अब देखो चलो उसको छोड़ते हैं अभी। मान लीजिए ये है मेरे पास, ये मैंने लगा दिया एक सेल, ठीक है, और यहाँ पर ये सर्किट क्या है, ओपन है, ठीक है, ओपन है, ऐसे खुला हुआ है। तो ये ओपन सर्किट जब होगा, जब जितनी ये एक पोटेंशियल देगा, मान लो ये 1.5 वोल्ट 6 वोल्ट मान लेता हूँ, तो यही पोटेंशियल क्या होगा, इसका ईएमएफ होगा। ई बोलेंगे इसको, क्या होगा, ईएमएफ होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने इसको अटैच कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो इसका जो ईएमएफ है वो एक्चुअल में अब 6 वोल्ट नहीं रहेगा। ईएमएफ नहीं बोलेंगे अब उसको, ठीक है, अब उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे अगर आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। ये क्या चक्कर है, ये एक्चुअल में ये है, इसका तो आपने वो ले लिया था स्क्रीनशॉट, में इसको रिमूव करता हूं, मैं समझाता हूं सारी बात, ठीक है। अब ये ईएमएफ का मैं पूरा टॉपिक क्लियर करता हूं एक बार आपको। ये ईएमएफ क्या है, ये तो पता चल गया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, या फिर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या 2 इलेक्ट्रोड बोल दो सेल की, जब करंट फ्लो नहीं करता, जब सर्किट खुला रहता है, ओपन रहता है, मतलब उसको करंट नहीं दौड़ रहा। अगर करंट दौड़ेगा तो क्या होगा, फिर ईएमएफ बदल जाएगा क्या। मतलब आप मार्केट में गए, यू वेंट टू द मार्केट, आप मार्केट से ये सेल लेकर आए जिसके ईएमएफ था 1.5 वोल्ट। कितना है, 1.5 वोल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ और लेते हैं। मान लो मैं गया मार्केट में, आप गए मार्केट में, आप एक सेल लेकर आए, ये यहाँ पर आपको सेल मिल गया मार्केट में, ठीक है, मार्केट में गए, ये सेल लिया आपने, आपका सेल खराब हो गया, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, सेल को घर पे ले आए। अब इस सेल को उन्होंने बोला जी ये 12 वोल्ट का सेल है, उन्होंने नहीं बोला, ऐड में भी आया 12 वोल्ट का सेल है, वैसे भी उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तो बात कर ही रहा है 100%। क्या किया आपने, इसको आके लगा लिया, आपने इस सेल को कर लिया यूज, इस सर्किट के अंदर इस सेल का कर लिया क्या, यूज। 12 वोल्ट का ये सेल था, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है आपके पास, कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी मान लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब होने क्या वाला है, जैसे आपने यूज किया, एक्चुअल में कैलकुलेशन ये कहती है, अगर बाय ओम्स लॉ से मैं देखूं कि रेजिस्टेंस अगर मेरे पास 4 ओम है और मेरे पास वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो करंट यहां फ्लो करने वाला है इसके अंदर कितना वी आई होता है, वी बाई आर, वी है 12 और आर है 4, 4 3 12, मतलब 3 एम्पियर यहां से करंट दौड़ेगा। ये बात आपको कैलकुलेटेड समझ में आ रही है कि ऐसा होना चाहिए, जो सेल आप लाए हो अगर उसको आप 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ लगाते हो तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट दौड़ना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। बट एक्चुअल ये तो था आपका कैलकुलेशन, क्या था, कैलकुलेशन कि ये होना चाहिए, ये होगा आपको पक्का पता है। बट एक्चुअल आपने क्या किया अब आपने क्या किया, इसी में एमीटर लगा दिया, चेक किया कि सच में 3 एम्पियर है, अलग है, कुछ अलग तो नहीं है ना, मतलब चेक करने के लिए आपने क्या किया, अब ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया, एमीटर लगा दिया आपने, यही सर्किट था, सेम सर्किट, सब कुछ सेम। यहां पर चलो की ले लेते हैं, 12 वोल्ट की आपने एक बैटरी ले ली, ठीक है। अब क्या किया, जहां 12 वोल्ट लिखा था, अब आपने यहां एक लगा दिया एमीटर, चलो इधर लगा लेते हैं, डोंट वरी, यहां लगा लेते हैं एमीटर, या उधर लगा लो, कहीं लगा लो, कहीं भी लगा सकते हैं। जब एमीटर लगाया तो एमीटर ने जो रीडिंग दी ना, दैट इज वेरी, ये करंट तो आ रहा था यहां से, कोई दिक्कत नहीं, करंट आ रहा था, लेकिन 2 एम्पियर आ गया, 3 की जगह 2 एम्पियर, भाई वहां तो 3 हमारा आंसर आ रहा था ना, क्यों आया है, दैट्स चेक। ये रेजिस्टेंस 4 ओम ही है, ये 4 ओम ही है, इसकी कोई चक्कर नहीं है, इसके तो 4 ओम है यहाँ का रेजिस्टर आर। अब प्रॉब्लम क्या है, वोल्टेज जो 12 वोल्ट थी वो एक्चुअल में 12 नहीं है, वो रियलिटी में जब चेक किया तो भैया कितनी निकली, 8 वोल्ट। बात समझे, ये क्या चक्कर है, यहां पर जो ईएमएफ ऑफ मार्केट से लाए थे, जहां पर आपको दे रखा था ईएमएफ, उसकी जो वोल्टेज है ओपन सर्किट के अंदर वो है 12 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन की, 4 ओम रेजिस्टर लगाया तो देखा करंट आना चाहिए था 3 एम्पियर। बट रियलिटी में जब आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपके साथ धोखा हुआ, आपको लगा कि जो 12 वोल्ट मैं लाया हूं एक्चुअल में वो 12 वोल्ट नहीं दी, उसने 8 वोल्ट दे दी, ये तो 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है ये तो, बात समझे। और अगर ये 8 वोल्ट है तो ये एम्पियर, 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, मतलब ये कहानी को समझ में नहीं आई, ये कहानी को समझ में नहीं आई। मतलब
मैं लिख देता हूं ये 12 वोल्ट, मतलब आप लाए, आपको पता है 12 वोल्ट, अभी 8 नहीं लिख रहा मैं इसको, 12 वोल्ट है, मैं 8 वोल्ट क्यों बोलूंगा, अभी मैं बोल रहा हूं ये 12 वोल्ट है। और आपने क्या किया, इसके अंदर आप 4 ओम का रजिस्टर लगा दिया, तो करंट 2 एम्पियर ही वहां नजर आया। तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन में गड़बड़ाहट क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, बात समझे मेरी, यहां से ये समझने वाली कहानी है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ होगा, इसका मतलब जो सेल आप लाए हो उस सेल को ओपन सर्किट में अगर आप देखोगे तो वो ईएमएफ ही कहलाएगा, वो 12 वोल्ट ही है, बट एक्चुअल में वो 12 वोल्ट है नहीं। जब उसको आपने अटैच कर दिया ना किसी के साथ, तो सेल की खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है भाई, उसके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आप क्या करेंगे, करंट दौड़ाएंगे ना सेल के अंदर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, जो कंडक्टिंग का काम कर रहा है, कंडक्शन का काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, ये ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या आ रही है, यहां पर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रही है, जो वहां पर नहीं बताई गई, उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने तो ओपन सर्किट में तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी नहीं ना, वहां तो वोल्टेज 12 ही मिलेगी, बट एक्चुअल में ये वोल्टेज आपको 8 मिल रही है। मैं दोबारा चलो बोल देता हूं, लाए तो 12 थे ना, मिल 8 रही है, क्यों मिल रही है, उसका रीजन अब पता चलेगा आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटर्न जैसे ही आपने सेल को क्लोज किया, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर भी क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना मुश्किल हो रहा है सेल के अंदर। तो हुआ क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होने वाला है, इस वोल्टेज में फर्क पड़ रहा है और इस करंट पे भी फर्क पड़ रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट तो कम होगा ना। इसका मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में ये वहां नहीं बताई गई, बट होती है कैसे है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से होती है। मान लो अब आपको पता चलेगा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा यहां साथ में ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, और इस तरह से अब आप देखिएगा आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है। ये एमीटर था ना, ये है हमारा 8 वोल्ट आया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को जब मैंने जोड़ा, अब मुझे लगता है कैलकुलेशन को देखते हैं क्या आता है। करंट यहां से कितना गया था, 2 एम्पियर, क्योंकि यहां चेक हो गया करंट है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस इसकी 4 ओम थी, ठीक है, 4 ओम थी ना, तो यहां एक वोल्ट मीटर लगाऊं मैं, वोल्ट मीटर चेक करते हैं कि यहां पर वोल्टेज कितनी है, और बची वोल्ट यहां पर होगी। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों, मैं वोल्ट मीटर लगा नहीं रहा, बट इसकी कुछ वोल्टेज होगी, यहां पर वोल्ट मीटर चलो ना लगाओ, ये भी, क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में सीरीज में होगी। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की सीरीज में ही है, सीरीज में लेते हैं, पैरेलल में कभी नहीं। तो इंटरनल कितने भी ज्यादा भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कम है तो भी सीरीज में, ज्यादा है तो भी सीरीज में। तो अब देखो ये 4 ओम है, यहां पर जो वोल्टेज है वो कितनी है पता करते हैं। V का आई आर होता है ना फॉर्मूला, आई कितना है 2 और R कितना है इसका 4, तो 8 वोल्ट है, कितना है 8 वोल्ट, बाकी का 4 वोल्ट कहां गया, समझ आ गया, 8 वोल्ट है। एक्चुअली यहां जब शुरू में बैटरी लाई थी तो 12 वोल्ट थी ना, वो 12 वोल्ट थी, तो अब बाकी का वोल्टेज कहां गया, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि अगर ये 4 ओम है तो ये कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ताकि ये इसका आंसर 8 है और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये जो वोल्टेज यूज करेगा 4 ओम आना चाहिए, तो 4 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब करंट तो 2 एम्पियर है, V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, करंट तो 2 एम्पियर है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 100% इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम होगी, तभी तो आंसर आ रहा है ना 4 ओम, 4 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है 4 वोल्ट कौन खा गया, 4 वोल्ट ये ले गया, कौन, इलेक्ट्रोलाइट ले गया। 12 वोल्ट आप बैटरी लाए थे, 12 में से केवल आपको टर्मिनल वोल्टेज जब 8 वोल्ट मिली, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जब क्या होता है, आपका सर्किट क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद क्या होता है, जो वोल्टेज आप ईएमएफ लाए थे, ये तो ईएमएफ था, ये ईएमएफ था, और उसके बाद जब आपने, ये ओपन था, ये बिल्कुल ओपन था, ठीक है, ओपन है, ओपन सर्किट है, लेकिन जैसे आपने इसको क्लोज किया तो आपकी वोल्टेज कम हो गई। वो किसकी वजह से कम होगी, इलेक्ट्रोलाइट जो आप लाए हो उसकी रेजिस्टेंस की वजह से कम हो गई। उसने रेजिस्टेंस कुछ ऑफर किया, यहां पर 2 ओम आ रहा है, वो मैं निकाल भी सकता क्योंकि मुझे करंट मिल गया ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिया। तो 4 वोल्ट, उसमें से 12 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो कौन यूज कर रहा है, उसी का बच्चा, किसका, बैटरी का। बैटरी के अंदर ही क्या है, केमिकल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट अपनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसकी वजह से 4 वोल्ट तो वो खा गया। अब कितनी वोल्टेज टर्मिनल में मिली, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, मतलब अभी
क्लोज सर्किट के बाद जो वोल्टेज मिलती है सेल की कम होने के बाद, ईएमएफ नहीं होता, वो होती टर्मिनल वोल्टेज, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली में क्लोज सर्किट के बाद की वोल्टेज है। ओपन सर्किट की वोल्टेज ईएमएफ होती है, वो ईएमएफ होती है ओपन सर्किट की वोल्टेज। लेकिन जैसे आपने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद क्या हुआ, ऑफर की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसने, इलेक्ट्रोलाइट ने। इलेक्ट्रोलाइट ने जैसे रेजिस्टेंस ऑफर की तो 12 वोल्ट से 8 वोल्ट रह गई, क्या टर्मिनल वोल्टेज 8 वोल्ट हो गई। क्यों, मतलब ईएमएफ नहीं बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, 8 वोल्ट हो गई, क्योंकि 4 वोल्ट तो इसका बच्चा ही खा गया, मतलब जो छुपा हुआ था इसके अंदर। छुपा हुआ मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से थी, उसकी रेजिस्टेंस भी खुद की थी, उसने भी यूज किया किसको, इस करंट को, उसको रेजिस्ट किया करंट को, ठीक है। उसकी वजह से 4 वोल्ट तो यहां खर्च हो गई, तो कितनी टर्मिनल पे आई, केवल 8 वोल्ट तो आई। इसका मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। डेफिनेशन टर्मिनल वोल्टेज मैं कह सकता हूं, इट इज द वोल्टेज व्हेन द करंट, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड इट इज सेम यहां से कर लेते हैं, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, दैट इज क्लोज सर्किट लिख दे रहे हैं यहां पर। डेफिनेशन भाई इसकी खुद की क्या, यहां से बना लो कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस जब करंट फ्लो कर रहा है, नो हटा देना यहां से, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और यहां क्लोज कर देना, तो वो आ गया टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन। बात क्लियर हुई। एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं खुद से। कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। और इसकी एक्चुअल में क्या है, मैं इसे मिटा देता हूं, और यहां से चलो मिटा देते हैं इसको पहले, फिर मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं टर्मिनल वोल्टेज की। समझ तो आपको आ ही गया, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज की अब मैं लिखवा देता हूं डेफिनेशन, पहले सब मिटा देते हैं ये, ठीक है। फिर रिलेशन बताऊंगा मैं। तो ऑब्जर्वेशन अलग थी, और ठीक है, ऑब्जर्वेशन वहां पर डिफरेंट थी। अब देखो, और एक्चुअल में डिफरेंट था, तो वो हम पता चल गया टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो सब कुछ हुआ। अब देखो सबसे पहले होगा क्या, होगा ये कि पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो फिर से एक बारी क्लियर कर लो, यहां पर था ये, ठीक है, इस तरह से था, यहां पर लाए थे आप कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन में आपको कितना मिला, 8 वोल्ट, ये ऑब्जर्वेशन था। और ये अगर 4 ओम लिया तो ये 8 वोल्ट मिला, यहाँ पर 12 वोल्ट था। तो कम कैसे हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कम हुआ। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। तो बस ये आपको पता करना है, इसका मैं लिख देता हूँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। 12 से 8 वोल्ट हो गया क्योंकि उसने अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर दी। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज का क्या लिखूँ मैं, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, या इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स, इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, पोटेंशियल लिख देते, अक्रॉस द टर्मिनल्स of a cell when current flows through the cell या through the circuit, when the current flows through the circuit, जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो जो वोल्टेज आएगी टर्मिनल वोल्टेज आएगी। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ये है क्या, कह सकता हूं मैं, अच्छा सा बनाता हूं। देखो ये था, ठीक है, वही बैटरी वही सेल, ठीक है, एमीटर भी लगा दो, चलो ये 4 ओम था, ये कितना था, 8 वोल्ट आया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्चुअल क्या था, ये एक्चुअल था, ये एक्चुअल था, 12 वोल्ट था, लेकिन 8 वोल्ट हो गए यहाँ पर जैसे हमने इसको यूज़ किया, ठीक है। बिना यूज़ किए हुए 12 वोल्ट था। चाहे आप ऐसे कर लो कि जब आप मार्केट से सेल लाए थे, ऐसे कर लो ना, जब मार्केट से आप सेल लेकर आए थे तो वो क्या था, वो था ±12 वोल्ट था, लेकिन जैसे आपने यहाँ यूज़ किया तो वो 8 वोल्ट रह गया। तो किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर, उसको साथ में ऐसे लगा देते हैं छोटा सा, और साइन होता है इसका छोटा आर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज यूज़ की जिसका नाम है V = I × R, आर बोल दूँ, ये आई जा रहा है ना यहाँ से आई, तो आई कितना है, आई 2 एम्पियर है, आई ऑब्वियसली देखा था ऑब्जर्वेशन में 2 एम्पियर आया था, तो इसने कितना यूज़ कर लिया, आई है 2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस की 2 थी, तभी तो 4 वोल्ट आया था। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी 2 ओम है, ठीक है, इसको स्मॉल आर लिख देता हूँ। अब देखो ये बिग आर है,
अब क्या हुआ, यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज है, एक्चुअली ये टर्मिनल वोल्टेज है ना, तो मैं वो लिख सकता हूं टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, टोटल ईएमएफ, मतलब ईएमएफ माइनस, कहां लिखूं, टर्मिनल वोल्टेज, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अलग से लिख देता हूं, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। टर्मिनल वोल्टेज, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू लिख दूं, टोटल जो ईएमएफ मिला था, जो सेल का था, टोटल जो ईएमएफ था वो सेल का जो हमें मिला था, जो ई इज इक्वल्स टू 12 था, माइनस हो गया उससे कितना माइनस हो गया, माइनस हो गया जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने वोल्टेज यूज किया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या है, माइनस आई आर, ठीक है, तो माइनस आई आर लिख दूं, कोई दिक्कत, चेक करो, करंट आई है और आर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना तो कम हो गया ना, 12 में से 4 कम हो गया ना, तो कितना कम हुआ, 2 इंटू 4, आई 2 था इंटू 2 ओम, तो आ गया 4 वोल्ट, समझ गए। अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज को V बोलते हैं, इज इक्वल टू ईएमएफ को E बोलते हैं, माइनस आई आर लिख सकता हूं क्या मैं, क्या ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया टर्मिनल वोल्टेज का। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये क्या है मैं लिख देता हूं, डोंट वरी, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टोटल ईएमएफ है, टोटल क्या ईएमएफ ही है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस और नॉट वोल्टेज अक्रॉस किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑफर्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज जो अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका यहां पर रोल आया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जब रोल आया आर का, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द सेल। तो अगर उसका लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आप नई चीज़ आपने सीखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, स्मॉल आर बोला जाता है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड किसको, टू द इलेक्ट्रिक करंट बाय द किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर की जा रही है किसको, करंट को, ठीक है, सेल के अंदर है वो, ठीक है। तो एक्चुअल में वो सेल का ही एक पार्ट है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है, तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जिसकी वजह से वो वोल्टेज का यूज कर रहा है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मिल गई, 2 मिल गई, तो करंट का ही उसने उसको किया, तो 2 इंटू 2 4, 20 को आईआर होता है, तो 4 वोल्ट तो वही यूज कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गई, कम हो गई, बट एक्चुअल जो वोल्टेज थी ये एक्चुअल वोल्टेज थी, जब बिना उससे था तो ये एक्चुअल वोल्टेज थी, वो जो हमें मिली थी वो मिली थी 12 वोल्ट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट से जब कोई चीज़ लाते हैं उसकी जो वोल्टेज लिखी तो वो ईएमएफ होती है, बट एक्चुअली में यूज जब करते हैं तो वो टर्मिनल वोल्टेज अलग होती है, वो कम होती है हमेशा डिस्चार्जिंग प्रोसेस में, ठीक है, डिस्चार्जिंग में कम होती है। बट हम जब चार्ज कर रहे होते हैं तो उल्टा होता है, चार्ज वाले में टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होती है, किससे ईएमएफ से। वो अभी नहीं कहानी पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे जब आएगा वहाँ पर। तो आप एक अंग्रेज का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, ठीक है, करते हैं रिमूव इसको, ठीक है। तो अब आपको एक रिलेशन बताता हूँ मैं, ठीक है, बस ये सारा मिटाना पड़ेगा मुझे बिकॉज अब इसका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए क्या बात है, थोड़ा अब क्योंकि टॉपिक हमने सारे पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें। मान लो क्या है मेरे पास, एक ये सेल है, ठीक है, क्या है ये सेल है, चलो ये हो गया, और ये इसके 2 टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सारे जानते हैं इस बात को। यहाँ पे क्या है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का भी टॉपिक सीख लिया, सेल के पास ही वो लगा लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यहीं तो लगाते हैं, ये होगी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब चेक करिएगा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से क्या आ रहा है, इधर से नेगेटिव की साइड कौन आता है, ये कौन सा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट आता है ना, तो आई मानो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है।
अब देखो करंट का यहाँ देखना क्या प्रॉब्लम है। वी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है लास्ट वाले में वोल्टेज है वी बी, इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ टर्मिनल्स के क्रॉस देखो, यहाँ पर क्या है कि करंट क्या करता है, करंट फ्लोज फ्रॉम टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा, हायर टू लोअर जा रहा है ना, तो माइनस कर दो किसको, यहाँ वोल्टेज कितनी है इसकी, आई करंट जा रहा है और स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, तो इसकी वोल्टेज होगी आई इंटू आर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो वोल्टेज ऑफर कर रही है वो आई आर हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आगे आओ तो यहाँ नेगेटिव टर्न, यहाँ पॉजिटिव, अभी वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज तो नहीं कर रही, यहाँ तो डिक्रीज कर रही थी, हायर टू लोअर आता है ना भाई, करंट हायर टू लोअर आ रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ वोल्टेज क्या कर रही है, उल्टा हो रहा है, बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो इस वोल्टेज को ईएमएफ नहीं बोलते, यही वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ होती है, इट इज ई हो गया। फिर क्या हो, इज इक्वल टू इन सबको मिला के फिर बाद में क्या आया, वी ए आ गया, फाइनल वोल्टेज उसे क्या है, वी ए है। बात में आ गई ना, समझ लेना अब इसको। अब देखो वी बी उधर ले चलो, तो यहाँ बचा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, इज इट क्लियर। तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज होती है, तो ये हो गया वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक बारी फिर से वही चीज़ आ गई, तो ये टर्मिनल वोल्टेज तो आ गया ना, टर्मिनल वोल्टेज है, ये उसका ईएमएफ है, और ये तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय किसका, बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। शॉर्टकट में लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहा इसको मैं ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V बाय इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। अब देखो अब क्या हुआ, अब जब सर्किट जैसे क्लोज होता है, मान लो ये क्लोज सर्किट है, या डायग्राम नहीं ना मेरे पास ये, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ना अभी, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो चुका है, तो जब ये टर्मिनल वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आई इंटू आर एक्सटर्नल के इक्वल होती है। बाहर वाला, इंटरनल नहीं, ये वाला, ये रेजिस्टेंस जो आपने यहाँ लिया है, एक्सटर्नल सर्किट जो लिया है, अगर यहाँ पर आपने करंट आई यहाँ से आ गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आई इंटू आर इस जगह क्या आएगा, आई इंटू आर, तो टर्मिनल वोल्टेज सारी ये यूज़ कर लेगा। इसका मतलब कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल है, आई इंटू आर एक्सटर्नल के। याद रखना एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो टर्मिनल वोल्टेज, ये भी टर्मिनल वोल्टेज को भी तो बोलते हैं ना, वी इज टू आई इंटू आर एक्सटर्नल। ये हो गया दूसरी इक्वेशन, ये सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। याद करो, सोचो एक बारी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। अब ये दोनों है टर्मिनल वोल्टेज, दोनों क्या है टर्मिनल वोल्टेज, इसको बिग आर भी बोल दो, एक्सटर्नल अब ना बोलो, केवल आर बोलो, ठीक है, चलेगा बिग आर। अब दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक रिलेशन निकल के आएगी बिग आर स्मॉल आर के बीच में, ये दोनों इक्वल हो गए, आई इंटू आर इज इक्वल टू किसके हो गया, ई माइनस आई आर। चेक कर लो, बिकॉज ये भी टर्मिनल वोल्टेज दोनों आपस में तो इक्वल होंगे ना, सेम सेल है। तो अब क्या होगा, आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एम एफ, आई ले लो कॉमन, तो बचा आर प्लस आर इज इक्वल टू ई एम एफ, और आई इज इक्वल टू, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर, that is a relation between the internal resistance and the external resistance। ठीक है, ये external resistance है, ये internal resistance है, ये EMF है, और ये करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और फाइनली हमारा चैप्टर लगभग ओवर, क्लास लगभग ओवर ही है। बस एक चीज़, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, है ना, ये लिख लेते हैं, ऐसे ही पता कर लेते हैं। अगर मेरी बात बताओ, अगर एरिया इलेक्ट्रोड्स का बढ़ाओगे, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ जो इलेक्ट्रोड्स आपने ली हैं और उसका एरिया क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ क्या होगी, कम होगी। जितना एरिया बढ़ेगा उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी ना, इलेक्ट्रोलाइट कम होगा वहाँ पर। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बढ़ाओगे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीज कर रहे हैं।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप आइडिया लगाओ क्या होगी, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ज़्यादा करंट को दूर तक जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तो क्या होने वाला है, ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस ऑफर होने वाली है। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम नहीं होगी, नो नो नो, बढ़ेगी बढ़ेगी। तीसरी चीज़, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कम होगा वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपस में दूर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी इनकी। चौथी क्या कर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, कुछ और रह गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल दो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा। आई थिंक आज का, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आज का टॉपिक हमारा यहाँ होता है ओवर। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक था, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में एक एक बात सीख ली। आई थिंक आज आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। और आपकी नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं, किरचॉफ का लॉ पढ़ेंगे अगली बारी, इसकी बहुत वहाँ पर जरूरत पड़ने वाली थी, इंटरनल रेजिस्टेंस इन सब की। तो एक काम करिए, आप रिवीजन करिए इन जो भी आज मैंने करा है, इसको पढ़ के रखिए नेक्स्ट क्लास से पहले। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा वो। और दूसरी बात एक और, कि आपको मेरी वीडियोस को प्लीज़, अगर आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको उन स्टूडेंट्स तक भेजें जिनको इनकी नीड है। ओके, टेक केयर, बाय।